हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल किंगडम का, यानी कि जंतु जगत। इसे हम जूग्राफी भी कह सकते हैं। और आपने इससे पिछली क्लास में प्लांट कम्युनिटीज़, प्लांट सिस्टम, इस टॉपिक को पढ़ा होगा, इस टॉपिक को समझा होगा। अगर अभी तक प्लांट कम्युनिटी का चैप्टर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह के कॉन्सेप्ट हमने प्लांट कम्युनिटी में पढ़े हैं, सेम उसी पैटर्न में, उसी तरह से हम एनिमल किंगडम को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जब हम प्लांट सिस्टम या एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस टॉपिक को जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसा कि सामने लिखा भी है आपके, जोग्राफिकल स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कि जंतुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इनका वितरण है वो जोग्राफिकल रेफरेंस में हो, भौगोलिक संदर्भ में हो, कि किसी खास पर्यावरण में, किसी खास एनवायरनमेंट में या हैबिटाट में किस प्रकार के जीव जंतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है। या फिर पर्यावरण के केस में, प्लांट के केस में हमने प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जो पर्यावरण और उनके एनवायरनमेंट, उनके जोग्राफिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। बिल्कुल सामान्य सी बातें, बिल्कुल सिंपल सी बातें एनिमल किंगडम से भी हैं। अगर एक देखिए खास प्रकार का एनवायरनमेंट है, मान लीजिए ये बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, वेजिटेशन यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, आइस शीट है चारों तरफ, और कोल्ड क्लाइमेट है, ड्राई वेदर है, एकदम रॉ वेदर है। तो इस तरह के क्लाइमेट में हर एक प्रकार का एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ खास प्रकार के एनिमल होंगे जो इस जोग्राफिकल कंडीशन में, जैसा आपको भी बताया गया, उन जोग्राफिकल कंडीशन में जो खास एनिमल्स होंगे वही सरवाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंट कंडीशन होंगी जो बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होगी, गर्म जलवायु होगी। ड्राई यहाँ का वेदर हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट क्लाइमेट में होता है। या फिर क्लाइमेट ऐसा हो सकता है कि मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट लेवल की क्लाइमेट है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे आसपास का जोग्राफिकल फिनोमिना किस प्रकार के हैं। क्या क्लाइमेट गर्म है, ठंडी है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, बहुत रेनफॉल होता है, ड्राई वेदर है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का हमारी जोग्राफी है, उसमें कुछ खास प्रकार के एनिमल्स ही सरवाइव कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पूरे विश्व में कुछ एनिमल रीजन में या जोग्राफिकल रीजन में, रियलम भी कह सकते हैं, रियलम माने बहुत बड़ा क्षेत्र है कोई। जैसा आप ये देखिए, ये पैलियार्कटिक रीजन है, तो क्या ये छोटा सा क्षेत्र है? ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें अफ्रीका का विभाग है, जिसमें यूरोप है पूरा, एशिया है पूरा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस वजह से इस बहुत बड़े क्षेत्र को रियलम कहते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ अब हमें देखनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जोग्राफिकल स्टडी एनिमल्स की जूग्राफी कहलाती है। इसीलिए इनके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको जूग्राफिकल रियलम कहते हैं, रीजन भी कह सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का। और क्लासिफिकेशन जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल कैसे करके उनका विकास हुआ है एनिमल्स का, अलग अलग जीवों का, और इनका स्पाशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्थानिक वितरण कैसा है, कहाँ पर किस एनवायरनमेंट में किस प्रकार के एनिमल मिलते हैं, वो सरवाइव कैसे करते हैं। ये चीज़ें हम जोग्राफी में स्टडी करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना एनिमल्स के, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, किसी पर्टिकुलर रीजन में किस प्रकार के एनिमल मिल रहे हैं, किस एनवायरमेंटल कंडीशन में उनको स्टडी किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन। तो ये सारी बातें जोग्राफी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है वैसे, लेकिन उन सभी में AR वेलेस का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कि जो AR वेलेस ने है क्लासिफिकेशन किया है वर्ल्ड एनिमल का, इनको फनल रीजन में डिवाइड किया है, कब किया है? 1876 में। 1876 में इन्होंने
6 फनल रीजन में पूरे विश्व के एनिमल को डिवाइड किया हुआ है। मतलब इन्होंने 6 ऐसे रीजन आइडेंटिफाई किए हैं जहां सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से सिमिलर एनिमल्स की प्रजातियां हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एआर वेलेस का क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फनल मतलब एनिमल से संबंधित होता, फ्लोरा अगर हम कहेंगे तो वो वेजिटेशन से संबंधित शब्द होगा 1876 में। आप देख सकते हैं कि और भी कई स्कॉलर्स ने क्लासिफिकेशन किए हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक, सबसे इंपॉर्टेंट एआर वेलेस का है, जिसमें ये पूरे विश्व को इन 6 फनल रीजन में डिवाइड करते हैं। पहलिया आर्कटिक रीजन है, एक निया आर्कटिक रीजन है, ओरिएंटल है, इथोपियन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है और नियो ट्रॉपिकल या नियो आर्कटिक कह सकते हैं। देखिए ये निया आर्कटिक है, NEA, ये निया आर्कटिक है। ये नियो ट्रॉपिकल या नियो आर्कटिक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब जैसे हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, प्लांट सिस्टम में किस तरह से यहां से सवाल पूछेगा। ये जो अलग अलग फनल रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फनल रीजन किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पहली बात तो आपको ये मैच करने का सवाल आ जाएगा। इनमें से कौन सा फनल रीजन है जिसका कोई एक इंपॉर्टेंट एनिमल है, इधर फनल रीजन दे दिया लिस्ट ए में, ठीक है, और इस तरफ इंपॉर्टेंट एनिमल दे दिया, या फिर इनका इंपॉर्टेंट कंट्री, किस कंट्री में ये एक्सटेंडेड है। तो बस इस तरह का ही बहुत सिंपल सवाल आपसे यहाँ से पूछेगा, जिसको बस हम अभी थोड़ी ही देर में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये अलग अलग फनल रीजन है। निया आर्कटिक है, नियो ट्रॉपिकल है या नियो आर्कटिक, पैलियो ट्रॉपिकल है, पैलियो आर्कटिक है और अंटार्कटिका भी है। इनके और भी क्लासिफिकेशन है, उनको देखेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप सभी के लिए उत्कर्ष की तरफ से 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है। दिवाली का धमाका ऑफर है, ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप सभी के लिए 90% तक का डिस्काउंट है, अप टू 90% का डिस्काउंट। एक्सटेंडेड वैलिडिटी है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपके लिए 3 मंथ्स की। पेपर 1 का रिकॉर्डेड कोर्स इसमें फ्री है। तो ये बेस्ट कॉम्बो ऑफर आप सभी के लिए इस बार उत्कर्ष लेकर के आ रहा है। ठीक है, और आ चुका है, बल्कि 3 नवंबर तक है। बिना देरी किए इस कॉम्बो ऑफर का, इस बेस्ट ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि देखिए इस तरह के ऑफर्स आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। और उत्कर्ष पर एप्लीकेशन पर उत्कर्ष पर एप्लीकेशन में आपको जाकर के आपका जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है या अदर कोई सब्जेक्ट है, तो आप उसमें एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो आपके JRF क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। दिवाली आने वाली है, नया साल आने वाला है, और साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन में एक नई शुरुआत कीजिए, बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से बल्कि मैं तो कहूँगा। इसलिए इस ऑफ़र का लाभ उठाइए, क्योंकि ऑफ़र फिर आपको नहीं मिलेगा, जो ये ट्रिपल धमाका ऑफ़र है। ठीक है, तो मिलेंगे आप सभी से क्लास में, कोर्स में। थैंक यू सो मच सभी को। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहला है पैलिया आर्कटिक रीजन। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको इसमें से कुछ ऐसी बातें याद रखनी है, जो कि एक तो रीजन, कौन कौन सा रीजन है पैलिया आर्कटिक में, यूरोपियन रीजन है, मिडिल एंड नॉर्थ एशियन रीजन है, ये इसके इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर ये पैलिया आर्कटिक फैला हुआ है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स के नाम आप याद रख लीजिए, जैसे इसमें रशियन डिमांस है, डॉर्मिक है ऑफ यूरेशिया, मेडिटेरेनियन मोल रैट्स हैं, सैगा है, चीरू है, एंटीलोप होता है जो कि एक डियर या जिसे हम हिरण कहें उसकी ही प्रजाति है, क्रोकोडाइल के एंसेस्टर, क्रोकोडाइल्स एंसेस्टर ऑफ क्रोकोडाइल होगा, ये कॉमन नहीं है, लिजर्ड, ये सब हैं जो आपको याद रखने हैं। ये पैलिया आर्कटिक से संबंधित एनिमल्स के नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली आपको मैच द फॉलोइंग में इनमें से कोई ना कोई दे देगा, इसलिए इनको सीधे तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है निया आर्कटिक रीजन।
निया आर्कटिक रीजन जो है ये नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, पहली बात ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये निया आर्कटिक मतलब नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, ठीक है। अब इस रीजन में काफ़ी हद तक आपको सिमिलरिटी मिलेगी जैसा कि पहले आर्कटिक रीजन में मिलती है, ठीक है, क्योंकि एक समय पर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पेंजिया आप जानते हैं, ये कल की क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि पेंजिया एग्जिस्ट करता था कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड पे। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी उम्मीद है कि आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है, समझ में अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उस पर हम ज़रूर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, निया आर्कटिक जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड में है, पहले आर्कटिक निया आर्कटिक में काफ़ी सिमिलरिटी है। इनके जो एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक हमें सिमिलर दिखाई देंगे, जैसा कि अमेरिकन यूरोपियन बाइसन है, सैल्मन फिश है, टर्टस है। ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इन दोनों ही रीजन के बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखें, बहुत ऐसे स्कॉलर्स भी हैं, क्योंकि इन दोनों रीजन में पलियार्कटिक और निया आर्कटिक में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं बायोलॉजिकल तौर पर भी, केवल जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस वजह से बहुत स्कॉलर्स ने इनको कहा है कि ये दोनों सिमिलर है बहुत ज़्यादा, तो इनको होल आर्कटिक शब्द से भी पुकारा है कि ये पूरा रीजन एक ही है, लगभग सिमिलरिटी है इसमें, और इस वजह से इसको होल आर्कटिक रीजन भी कहते हैं कुछ स्कॉलर्स। सभी तो नहीं कहेंगे, इसीलिए दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा आगे, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना ये भी है कि ये होल आर्कटिक है, पैलियार्कटिक और निया आर्कटिक, ठीक है। अब इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी 100% तरीके से ये इनमें सिमिलरिटी होगी। जैसे अगर कहें कि शुरुआत में जो हॉर्स, पिग, गोट्स ऐसे कुछ एनिमल हैं वो प्रेजेंट नहीं थे निया आर्कटिक रीजन में, लेकिन काफ़ी समय बाद धीरे धीरे करके वो माइग्रेट हुए नॉर्थ अमेरिका से, माइग्रेट टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट एशिया से, बेरिंग स्ट्रेट होते हुए, इस लैंड ब्रिज को पार करते हुए आज धीरे धीरे करके वो लैंड ब्रिज दूर जाता रहा, दूर होता चला जा रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स में आप जानते हैं कि दो प्लेटें पास आती हैं उनको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूर जाने वाली प्लेटों को कहते हैं डाइवर्जेंट, पैरेलल अगर मूव करती हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, करेक्ट। तो पूरी पृथ्वी पर प्लेटें हमेशा एक जैसी नहीं है, हमेशा उनमें मूवमेंट चलता रहता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक में इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं। आगे बढ़ते हैं अगर, तो आपको नेक्स्ट मिलेगा ओरिएंटल रीजन। ओरिएंटल रीजन जो कि मेनली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, इसको कहते हैं ओरिएंटल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं, और अच्छा इसमें और भी लिखा हुआ है हिमालय, तिब्बतन प्लेट्यू, चाइनीज़ माउंटेन, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पैलियार्कटिक और ओरिएंटल के बीच में एक ट्रांजिशन है। इस क्षेत्र को हम कहेंगे कि ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन पैलियार्कटिक एंड ओरिएंटल। ओरिएंटल में ये आएगा, और ये जो तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालय, चाइनीज़ माउंटेन है, ये ट्रांजिशन है, संक्रमण है, दोनों को अलग करने वाले ये क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए क्या क्या खास बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल हैं। तो इसमें अब जाहिर सी बात है साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया भी इसमें आएगा, तो इसमें इंडियन एलिफेंट होगा और राइनोज होंगे, कई तरह के हिरण की प्रजातियां होंगी, एंटीलोप होंगे, और इस तरह के काफ़ी एनिमल्स होंगे जो इंडिया में भी मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इंडिया में जो जिस प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं वो इस रीजन में मिलेंगे, क्योंकि ये इंडिया में भी, इंडिया इसी रीजन के अंदर आता है ओरिएंटल में। तो ये कुछ एनिमल्स के नाम आप याद रखेंगे। इसके लिए आपको अलग से बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में क्या मिलेगा? टाइगर है, हिरण है ना, और प्रोक्यूपाइन या हेजॉग भी कहते हैं जिसको, से ही जो जिसके तीर निकले होते हैं इस तरह से, उसको प्रोक्यूपाइन बोलते हैं या हेजॉग भी बोलते हैं। बंदर मिलेंगे, गिबन्स मिलेंगे, है ना, शेर मिलेगा, हाथी मिलेगा और राइनोसोरस मिलेगा, तो ये सभी मिलते हैं। तो ये इंडिया
इसी रीजन में आता है, इस वजह से इसके एनिमल्स को याद रखना आसान है। आता है फिर इसके बाद नेक्स्ट इथोपियन रीजन। इथोपियन रीजन जो है इसमें पूरा अफ्रीका आता है। अफ्रीका का वो क्षेत्र जो सहारा डेजर्ट के साउथ में है। ठीक है, आप अगर इस मैप को देखेंगे, इस मैप को देखिए, अफ्रीका का पूरा क्षेत्र इसमें नहीं होगा इथोपियन में। ये सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के साउथ का जो क्षेत्र है। इधर आप अरेबिया का क्षेत्र भी देखिए, इसमें पूरा ये पैलियार्कटिक नहीं है, इसका भी साउथ वाला पार्ट इथोपियन में ही आता है। तो ये इथोपियन है। ठीक है, और इथोपियन की क्या खास बात है? एक तो साउथ के सहारा के साउथ का जो क्षेत्र है पूरा अफ्रीका का, साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट है जो अरेबिया का, जो अफ्रीका से सेपरेट होता है बाय रेड सी, ये पूरा रीजन इथोपियन रीजन में आता है। ठीक है, और ये जो पूरा क्षेत्र है, आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन है, गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ की जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है। मिनिमम एनिमल डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। आपसे एग्जाम में सवाल भी पूछ सकता है कि इन सभी फनल रीजन में से कौन सा ऐसा फनल रीजन है जो कि सबसे कम से कम डाइवर्सिटी वाला रीजन होगा। ठीक है तो आप कहेंगे इथोपियन रीजन। ठीक है, ओके। इसमें देखिए एब्सेंस ऑफ मोल, ये बहुत कम एनिमल्स इसमें मिलेंगे। बेयर्स, कैमल्स, इस तरह के ही एनिमल्स इसमें मिल पाएंगे। डाइवर्सिटी कम है क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पर अनुकूल नहीं है बहुत ज़्यादा प्रजातियों के लिए, इस वजह से ये जो रीजन है वो काफ़ी कम डाइवर्सिटी वाला है। अगला आता है ऑस्ट्रेलियन रीजन। कल की क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लांट की स्पीशीज़ को देखा था। अगर आपने वो सेशन देखा है तो उसे ज़रूर बताना। और ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वो तो है ही फेमस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक एनिमल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको उन जंतुओं का या उन एनिमल्स का देश बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके बीच में जो आइलैंड्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, जैसे इसमें न्यू गिनी, सोलोमन, समोआ, ये सब ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही आता है। इनमें एक ऐसा एनिमल होता है जिसके एब्डोमिनल में, जिसके पेट में एक पाउच होता है, और उस पाउच में वो अपने छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को रखता है। उसी में उसको उसका फीडिंग मैकेनिज्म पूरा उसी पाउच में है, जिसका आप नाम समझ गए होंगे अब, कंगारू। कंगारू एक ऐसा एनिमल है जिसको मर्सुपियल एनिमल कह सकते हैं, जिसका एक पाउच होता है। ठीक है, जो उससे जुड़ा हुआ होगा आउटर एब्डोमिन से। ठीक, उसमें वो अपने बच्चे को रखता है, उसी में उसका फीडिंग मैकेनिज्म होगा, जो ठीक है फीमेल कंगारू होगा। ठीक है, और ये कंगारू बहुत ज़्यादा संख्या में ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंगारुओं का देश। तो कंगारू यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कंगारू या मर्सुपियल एनिमल, जो कि कंगारू का नाम ही है, ओके, मतलब मर्सुपियल एनिमल क्या होता है? जिसके पाउच है, तो वो कंगारू है। तो आप क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया है। अगर प्लांट किंगडम से पूछा गया है तो यूकोलिप्टस, जिसको मैंने कल आपको बताया था कि सफ़ेदा का पेड़ भी बोल सकते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, गाँव में बोल देते हैं, और लिप्टिस का पेड़ बोलते हैं, लिपस्टिक का पेड़ भी बोल देते हैं कई जगह पर, तो वो यही है यूकोलिप्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फनल रीजन है ये है नियो आर्कटिक रीजन। ये निया नहीं है, नियो आर्कटिक रीजन है, जिसमें पूरा साउथ अमेरिका आ जाएगा, और ये भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला है, गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, गर्म जलवायु वाला। यहाँ पर आपको बड़े बड़े लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव मैमल्स मिलेंगे। मैमल्स मतलब जो स्तनधारी हैं, अपने जीवों को, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, और मर्सुपियल एनिमल्स भी यहाँ पर मिलेंगे, जैसा कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलते तो यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मर्सुपियल एनिमल जो कि कंगारू में मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले जो कंगारू हैं
और साउथ अमेरिका में मिलने वाले कंगारू हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मंकीज, बर्ड, रोडेंट्स, इनकी बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। ये इनके इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं इस रीजन में, हवाईन, ग्रेट एंटिलीज, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनके इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ पर ऐसे एनिमल मिलेंगे जो बाकी दूसरी जगहों पर नहीं मिलते हैं। जैसे ये हवाई आइलैंड, ग्रेटर एंटिलीज, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, ये कुछ खास प्रजातियों वाले एनिमल्स वाले आइलैंड्स हैं ये। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी प्रजातियां इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि इनको एक अलग से हम फनल रीजन कह दें। इसीलिए AR वेलेस ने उनको न्यू आर्कटिक रीजन में ही इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि इनकी जो एनिमल्स की प्रजातियां हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि इनके लिए एक अलग फनल रीजन को घोषित किया जाए। इसलिए न्यू आर्कटिक रीजन के अंदर ही इन आइलैंड्स को भी, क्योंकि छोटे छोटे रीजन है, ये बहुत बड़ा जोग्राफिकल रीजन नहीं है, जिस वजह से इनको इन्हीं में न्यू आर्कटिक में ही इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आपने प्लांट सिस्टम भी पढ़ लिया है, एनिमल सिस्टम भी पढ़ लिया है। इनमें से जैसा सवाल आएगा, मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया, बहुत सिंपल सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी हमें इसे नहीं लगा कवर करने में। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फनल रीजन है, या फिर मान लीजिए प्लांट किंगडम के नाम पूछ लिया आपसे, और इस तरफ लिस्ट होगी उनकी कंट्रीज़ की, या इम्पॉर्टेंट एनिमल या इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की। आपको मैच करना होगा। 2-4 सवाल ऐसे एग्ज़ाम में आए भी हैं, इसलिए आपको बहुत सिंपल तरीके से इनको बता दिया गया है। ठीक है, और ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, शॉर्ट में अपने नोट्स बनाइए। आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट है वो मुझ तक ज़रूर पहुंच ही जाएगा कि अगर आपने कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिमांड करी है कि इस टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए, आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम आसानी से ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आप उसको ज़रूर कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। और जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से रिमाइंड करवा दें कि देखिए, आप सभी के लिए जो ट्रिपल धमाका ऑफ़र है दिवाली का, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ़र है। इससे बेस्ट और कुछ क्या होगा, आप खुद सोचिए। और जो भी चीज़ें आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप आराम से, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने शुरू किए हैं, उनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आसानी से, और बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। यही सब सही समय है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो फिर डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। और जब समय होता है तो समय पर ही कोई काम शुरू करना चाहिए, या फिर किसी काम को समय पर ही ख़त्म करना चाहिए। जब आप समय पर अभी शुरू करेंगे तो समय पर कंप्लीट भी कर पाएंगे, समय पर JRF मिलेगा, समय पर PhD होगी, समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। क्योंकि आज कुछ दिनों का डिले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के कई साल में तब्दील हो सकता है। ये कैसे हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। बाकी आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है आसानी से। इसमें अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जाते जाते आपसे 1-2 सवाल पूछ लेते हैं जिसका आप ज़रूर जवाब देंगे। आपको अब दोबारा से पेज नहीं पलटने हैं, आपको बताना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये एनिमल फनल का क्लासिफिकेशन है ये किस स्कॉलर ने किया है, उसका नाम क्या है। यानी कि जो जंतु जगत का क्लासिफिकेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे नाम लिखे हुए थे आपने देखा था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसका क्लासिफिकेशन है, एक बात। दूसरी बात, किस स्कॉलर ने ये क्लासिफिकेशन किस ईयर में दिया है। ठीक है, ये किस ईयर में दिया है। ओके, आपको बताना है दूसरी बात, ऑस्ट्रेलियन किंगडम की सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीशी कौन सी है।
सबसे इम्पॉर्टेंट जंतु की प्रजाति कौन सी है और वो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस लिए वो फेमस है, ये आपको बताना है। ये 3 जवाब दीजिए। मिलेंगे आप सभी से अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।